आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा आईएनएस जो शिप है उसको भी मोरंगो जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं या जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर उनको वो प्रोटेक्ट कर सके का मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। जो अमेरिका समझता था कि वी इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर विद दिस थिंग दैट इंडिया इज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स द स्टेटस ऑफ अ सुपर पावर। अपने मिसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना। रशिया से तेल लेते रहे, लेकिन रशिया के बाद आपको पता होगा वेनेजुएला के साथ भी भारत ने अपना तेल लेने का मंसूबा बनाया। तट साहब, आपको लगता है कि इंडियन स्ट्राइक कर सकते हैं? इंडियन जो नेवी है, देखिए ये क्वेश्चन जो है, और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इज नॉट द सोल पावर एनीमोर। वो सोल, अब दूसरी भी पावर्स मौजूद हैं। इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस। कोई उनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। और जिस तरीके से मैंने बताया, अमेरिका कुछ लाने वाले इस वक्त भारतीय डायस्पोरा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इज टचिंग द रूट। मैंने कहा था कायदे आजम साहब, आई एम सो सॉरी अबाउट इट कि आपने पाकिस्तान बनाया है, तो ये लोग जिनके लिए आपने पाकिस्तान बनाया ये तो अभी ब्रिटिश कॉलोनी है, इनका कैपिटल तो आज भी लंदन है, ये तो आज भी पाउंड के लिए काम कर रहे हैं, ये तो आजाद हुए ही नहीं है, ये ज़हनी तौर पे गुलाम है। इसका क्या करेंगे आप? डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, जो कि पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की जबकि इंडिया की शिप्स के ऊपर जो हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक, यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूंढेंगे। तार साहब, अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं, और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम समंदर की तहों तक जाएंगे, इट मीन है कि इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं, इट मीन्स कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया उन पर हमला भी करने जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इससे कई लोगों का ये भी इंप्रेशन है कि इंडिया के जो जैसे कहते हैं ना, फैल गया है, फुटप्रिंट्स भी फैलेंगे और उनका इन्फ्लुएंस भी फैलेगा। क्या ये इंडिया कर पाएगा? हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट जो राजनाथ सिंह साहब की? सर चीमा साहब, ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है, और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है, उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग नाउ, वी आर स्ट्रांग। और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इज नॉट द सोल पावर एनीमोर। वो सोल, अब दूसरी भी पावर्स मौजूद हैं। जो अमेरिका समझता था कि वी इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा आईएनएस जो शिप है उसको भी मोरंगो जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं या जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। चीमा साहब, मैं इसमें कई आइटम ऐसे हैं जिनको मैं दाद दूंगा, इसी रेफरेंस के साथ आता है। देखें, कौमों की इकोनॉमियां आजकल खास करके अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुनिया को थ्रेट क्या थी? फ्यूल और फूड। फ्यूल और फूड जब इसकी सप्लाई इंटरप्ट होती है तो मुल्कों की इकोनॉमियां जो है शेक अप हो जाती है। इस वक्त ना सिर्फ इन्हें अपने ट्रेड शिप्स का खदशा है, रशिया से तेल लेते रहे, लेकिन रशिया के बाद आपको पता होगा वेनेजुएला के साथ भी भारत ने अपना तेल लेने का मंसूबा बनाया। आज बल्कि इसी तरह की एक और खबर है, इस वक्त दुनिया में आगे चीमा साहब ट्रेड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इस वक्त? अगर पेट्रोल के बाद गाड़ियां और आपके लैपटॉप और फोन है वो लिथियम के साथ चलते हैं। आई वाज सरप्राइज्ड टू गेट अप व्हेन आज की मैं पहली खबर जो उठ के देखी तो भारत जो है वो $20 मिलियन से अर्जेंटीना, चिली उनसे वो लिथियम अपनी जो है उसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त व्हाटएवर चिली और बोलिविया के इस वक्त भारत इज डिपेंडिंग ऑन द लिथियम फ्रॉम चाइना की मोनोपोली है, उस मोनोपोली को तोड़ना चाहते हैं। मकसद उसका यह था कि आज जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है उसके पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के जो ट्रेड रूट्स आ रहे हैं, जो शिपिंग जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें इंटरप्शन ना हो, ताकि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। मैं इस पे आफरीन है इन सारी चीजों पे। वजह यह है कि दुनिया का किसी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका
is not able to protect their trade routes, shipping trade routes. मैं यहाँ पे मुझे दुख है आज, काश कि मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप पर हमला कर रहे हैं, 40 मिसाइल आपके शिप्स पे मार रहे हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते, रिटेलिएट क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि ईरान इसके अंदर जंप करके आ जाए या फिर ये जंग एक्सपैंड कर जाए, ये और सिर्फ ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तो दूसरे शिपों के ऊपर भी मार रहे हैं, तो वो तो सारी द एंटायर वर्ल्ड हैज टू रिस्पॉन्ड टू इट। अ वीक स्टेटमेंट, एक सुपर पावर, सोल सुपर पावर का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है, उसकी स्टेटमेंट इस तरह की नहीं होती, बल्कि मेरे ख्याल में जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की आज जो स्पीच थी, जो उनका स्टेटमेंट थी, दैट इज इक्वल टू अ सुपर पावर। मैं ये कहूंगा कि with this thing that India is moving rapidly towards the status of a superpower, अपने मिसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना, वाइज डिसीजंस लेना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैं समझता हूं कि उस रीजन को और दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए, अफसोस के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम एन अमेरिकन माई सेल्फ एंड सिटिंग हियर एंड वाचिंग the weaknesses of American foreign policy, और जिस तरीके से Putin and China is abusing their American weak foreign policy, काश के अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर भी किसी तरह की स्पीच दे सकता कि जिस तरह हमें रेड सी पे हम पे हमला कर रहे हैं हम उसको रिटेलिएट करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। और जिस तरह उन्होंने 3 शिप जो है ऑलरेडी रेड सी में डिप्लॉयड कर दिए हैं यमन में, और यमन के साथ मैंने आपको बताया मोर देन 20,000 इंडियन भारतीय एक्सपर्ट्स हैं वहां पे, दे हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद देम। और मैं समझता हूं कि जिस तरह उनकी स्टेटमेंट है और 3 शिप डिप्लॉय किए हैं, दे आर इन मच बेटर पोजीशन देन एनीबॉडी एनी अदर कंट्री इन द रीजन में। तट साहब, आपको लगता है कि इंडियन स्ट्राइक कर सकते हैं, इंडियन जो नेवी है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है, आपने स्ट्राइक करना, फायर करना इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। गो केस में कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो नेवीज हैं दुनिया की के अगेंस्ट एंड ऑल दैट प्रोटेक्ट करना, लेकिन ये जिसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो इजराइल तक मिसाइल करने की बात कर रहा है, इसके लिए करेज चाहिए, बिकॉज इंडिया अपने फुटप्रिंट से, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, जस्ट एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये इस तरह का रिस्क ले सकते हैं आगे से रिस्पॉन्स? अगर इंडियन शिप्स पे अटैक करें तो इट विल बी समथिंग व्हिच इज विल लीड इंडिया को जो है वो एक और डायरेक्शन में ले जाएगी। आप इसको किस एंगल से देखें? मेरी जो जब मैं देखता हूँ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और जो टीम है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डॉक्टर जयशंकर, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी, डिप्लोमेसी काम करेगी। इस वक्त आप चीमा साहब अगर देखें, इस वक्त कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पे इंडियन डायस्पोरा आइदर बिजनेस पे उनका कंट्रोल नहीं है? आप मैं जिस तरह नाइजीरिया, अफ्रीका में देख लें, आप देख लें उनका भारतीय डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देख लें। तो इस वक्त जिस तरीके से भारत जो है, दे हैव स्प्रेड, दे हैव प्लेड द कार्ड्स, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी। डिप्लोमेटिकली दे विल कम टू द सिचुएशन। वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इज टचिंग द रूफ। आज मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आज मोदी साहब उनके यूट्यूब चैनल क्योंकि द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड लीडर इन द वर्ल्ड। तो जब ये सिचुएशन हो, तो जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 साल से एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल कैंपेन चला रखी है मोदी साहब ने, चाहे वो G20 हो, चाहे वो दूसरा बीजिंग हो, जिस तरह शंघाई उनकी कुछ भी, तो दे हैव आप कहते हैं नेशनल मूवमेंट, मेरे ख्याल में तो मोदी साहब ने इंटरनेशनल मूवमेंट चलाई है, जिसमें उनका कद काट जिस तरह देख रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के और इटालियन प्राइम मिनिस्टर सेल्फियां ले रहे हैं उनके साथ। और मैं समझता हूं कि इस पे नौबत इतनी नहीं आएगी कि इनको अटैक करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी विल वर्क। हाँ, लेकिन उन्होंने एक जो पंच दिखाया है कि इफ यू डू इट नेक्स्ट टाइम वी हैव सोर्सेज रिसोर्सेज टू रिएक्ट, मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन, डॉक्टर साहब 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या देखते हैं? और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा है कि हमारा ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप है, और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी उन्होंने, इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब किया, और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट। ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। साहब, आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है, हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है, आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं, रशिया के साथ हमारे वैसे ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं,
एक तो उसके जवाब में वो गए वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें जब भी नया कहते हैं ना व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो भारत ग्रोथ। अब देखिए आज जो चाइना की तरफ से उनके आई है स्टेटमेंट कि भारत विल बिकम ग्रेवयार्ड फॉर द बिग कंपनीज, दिस इज व्हाट दे आर, चाइना इज गोइंग आफ्टरवर्ड्स। और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव भारत के। तो दोनों इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं समझता हूं कि अमेरिका तो वैसे अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त ताइवान के हवाले से भारत के अलावा। ये इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन थोड़े दिनों तक। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस, कोई उनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। और जिस तरीके से मैंने बताया अमेरिका को इसको चलाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है, आपने देखा होगा, आप यहाँ पे देख लें, लगता है कि सारे सीईओ जो है वो सारे के सारे वही हैं, जो व्हाइट हाउस है वो भी वो चला रहे हैं। और क्या करेंगे, थोड़ा इधर उधर आंखें शांखें दिखाएंगे, बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इनके पास दे डोंट हैव एनी चॉइस। इट्स नॉट दैट इजी कि आप इस तरीके से भारत और वेस्ट जो है, वेस्ट इस तरीके से भारत के साथ करेगा और उनका रशिया जाना इस वक्त बड़े माने रखता है, बड़े माने रखता है। इट इज 100% सिग्नल्स कमिंग आउट ऑफ देयर टू पाकिस्तान एंड टू अमेरिका कि इफ यू हैव चॉइसेस वी हैव चॉइसेस एज वेल। तो उसमें अगर हमारे दो चीजें बताऊंगा इस वक्त, अगर अलायंस अमेरिका के खिलाफ है तो दो मुल्कों का, दो सुपर पावर्स का अलायंस है, रशिया एंड चाइना, दोनों का अलायंस एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। अगर पाकिस्तान आके चाइना को छोड़ के डायरेक्ट अमेरिकन कैंप में जिस तरह आने की कोशिश कर रहा है या जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, आपका क्या ख्याल है, उससे रशिया को रिजर्वेशंस नहीं होंगी? चाइना का आपने सीपैक बंद कर दिया है, चाइना को रिजर्वेशंस नहीं होंगी इन सर्कमस्टांसेस में। और भारत अगर जाके मॉस्को बैठ के उनको कहता है कि आपने अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आपने ब्रिक्स में पाकिस्तान को नहीं लाके आना, तो रशिया के पास कौन से चॉइस है? जब आप व्हाइल यू आर सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, आप बिल्कुल दर हकीकत देखें चीमा साहब, मैंने अगले दिन भी शायद आपके सेगमेंट में कहा था, हमारे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, हमारे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हमें अभी तक सबसे बड़ी तो बात यही नहीं पता कि हमारे लिए सदारती निजाम ठीक है या पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक है। हमें अभी तक यही नहीं पता कि हम इस्लामिक कंट्री हैं कि हम सेकुलर कंट्री हैं। 18वीं तरमीम का हमने क्या करना है, हम चाइना के साथ चलना पसंद करेंगे या अमेरिका के साथ चलना पसंद करेंगे, हमें कुछ नहीं पता सिवाय डॉलर और पाउंड के। हमें जो डॉलर दिखाता है हम उधर चले जाते हैं। आप इसके अलावा इस पर डिबेट की जा सकती है और मैं बड़े वसूख के साथ ये चीजें कह रहा हूं। तो देखें आजकल आपको दो चार चीजें हैं। आईएमएफ के पीछे आप क्यों फिरते हैं? आईएमएफ आपको पैसे ज्यादा नहीं देता, पैसे थोड़े से देता है, लेकिन आपको जो भाईजान सऊदी अरेबिया और यूएई वाले वो कहते हैं आईएमएफ की सर्टिफिकेशन लाओगे तो फिर पैसे देंगे। असल में आपकी नजर उन पे होती है। आईएमएफ तो वो आपको सर्टिफाई करते हैं, आपको वो एक ना स्टिकर देते हैं कि ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ स्टिकर लाता है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जिथों मर्जी खरात माना तो जाके। दैट्स व्हाट योर रिलेशनशिप विद द आईएमएफ। वरना आईएमएफ तो आपको पता ही इनके पास अपने खुद आप इतने पैसे नहीं रहे। लेकिन चिमा साहब दुख के साथ मैं जब आपने पाकिस्तान की मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ, अभी तक किसी जी शऊर इंसान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, जो भी फ्रॉड पाकिस्तान में कर रहे हैं, किसी के मुंह से गलती से भी नहीं निकला कि हमने एक्सपोर्ट क्या करना है पाकिस्तान। गलती से उनसे मुंह से नहीं निकला कि यूथ को किस तरह एजुकेट करना है। गलती से उनके मुंह से नहीं निकल रहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। इस वक्त लोग कैरी ऑन के साथ पाकिस्तान आते हैं, जो सब सामान भी नहीं बुक कराते, उनको पता होता है ना, कोई पता नहीं किस वक्त जाना है। कैरी ऑन के साथ आते हैं, वायरें होती हैं डॉलरों की, वो भी यहां से जो डॉलर वो तो पाकिस्तान पहुंचते नहीं, कैरी ऑन के साथ जाते हैं, कैरी ऑन के साथ लंदन आ जाते हैं। मैंने कहा था कायदे आजम साहब, आई एम सो सॉरी अबाउट इट कि आपने पाकिस्तान बनाया है, तो ये लोग जिनके लिए आपने पाकिस्तान बनाया, ये तो अभी ब्रिटिश कॉलोनी है, इनका कैपिटल तो आज भी लंदन है, ये तो आज भी पाउंड के लिए काम कर रहे हैं, ये तो आजाद हुए ही नहीं है, ये ज़हनी तौर पे गुलाम है। इसका क्या करेंगे आप इस पे डिबेट कर लेंगे, आपका कैपिटल इस्लामाबाद है या लंदन? आप तो लंदन से ऑपरेट होते हैं सारे। शहबाज शरीफ साहब का मुझे याद है जब उनका टेन्योर खत्म हुआ, रात को फ्लाई करके वापस चले गए लंदन, बच्चे सबके वहां बैठे। अमीरुल मोमिनीन जो जेल में उसके बच्चे भी वही हैं, ये इनके सब तोते पोते जो सारे नवाज शरीफ से भी वही। तो ये एक कायदे आजम साहब, आप सारे के सारे कंफ्यूज और नर्वस हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि क्या होना है, हमारी डायरेक्शन क्या है। इलेक्शन मैं अगले दिन में इलेक्शन हो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन ना हो तब भी कोई फर्क नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लुट मार आपका बिल्कुल चल रही, बिल्कुल खुली। पता नहीं, मैंने अगले दिन किसी को कहा था कि आपने अपनी जियोग्राफिक लोकेशन बड़ी महारत के साथ 76 साल बेची, 76 साल मुसलसल बेच रहे हैं।
तो ये चीमा साहब, ये किस तरह ये सारा मुल्क चल पाएगा आगे? आज कल किसी ने खबर दी कि IMF से पैसे लेके सारे वो PDM में तकसीम कर दिए इधर उधर और जर्नलिस्टों को बांट दिए। ये किसी ने सियासी, मैं नाम भूल रहा हूँ किसी ने कहा। तो ये कब तक ये सारा कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा? कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं है। जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था चीमा साहब, PTI की सफाई बड़ी सही की, बड़े, और यार करप्शन की सफाई क्यों नहीं करते इस तरीके से? घरों में क्यों नहीं अंदर घुस के देखते कि कितने 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 पैसे पड़े? क्यों नहीं करते? हाथ बांधे किसी ने आपके? ये क्या पाकिस्तान के लिए आपकी हमदर्दियां हैं? आप कहते PTI की सफाई आप कर रहे हो, आप TTP की सफाई आप अमेरिका को कहते वो करे आके। इस तरह तो नहीं होता। दरअसल ये भी एक डायलेमा नहीं है कि जाहिर बात है 97-8% मुसलमान है इस मुल्क के अंदर, तो जाहिर बात है जो नॉन मुस्लिम है वो तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो जाहिर बात है उनके ऊपर ये लगेगा जी ये तो मुसलमान नहीं है, ये हमारे, वो क्या करेंगे। सो लार्जली कई लोगों का मैंने ये सुना है, जो मैं मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूँ, कि ये एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में होते हैं, उनके लिए इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल काम है, या ऑलमोस्ट लड़ ही नहीं सकते, और फिर लड़ें तो जीत भी तो सकते ही नहीं है अगर वो नॉन मुस्लिम हो। तो इस पर क्या कहेंगे आप? चीमा साहब, मैं इस पे कहूंगा इलेक्शन लड़ना तो बहुत बड़ा स्टेप है गैर मुस्लिम के लिए। पाकिस्तान के अंदर रहना गैर मुस्लिम के लिए एक फुल टाइम जॉब है, मोर देन फुल टाइम जॉब। किस तरह रहेंगे? मैं उसी मुल्क से आया हूं, मैं अपनी आंखों से खुद देख कर आया हूं कि क्रिश्चियंस के साथ आप किस तरह पाकिस्तान में बिहेव किया जाता है। मैं देख कर आया हूं। आप अभी तक, मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया था कि फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के हल है, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के हल होते हैं 20-20, 30-30 साल के अंदर। मैंने देखा कि कंट्री रिवाइव करके दोबारा अपनी इकोनॉमी ठीक, लेकिन अपनी मॉरल बैंक्रप्सी का क्या करेंगे? आप मॉरल बैंक्रप्ट हो चुके, बिल्कुल कोई मोरालिटी है ही नहीं, कोई मोरालिटी। और गैर खास कर मेरा बल्कि देखें, मैं खुद मुसलमान हूं। हाउ डेयर यू जज पीपल बेस्ड ऑन देयर फेथ? उनका पर्सनल मैटर है, जो भी मैटर है उनका पर्सनल मैटर है। आप अपनी विल को, अपनी ओपिनियन को जबरदस्ती किसी पे एनफोर्स क्यों करते हैं? बल्कि इस्लाम के अंदर यह मौजूद है इस चीज का कि आप बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती, किसी मजहब में भी बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आप किस किस्म की एक फिलॉसफी लेकर आप, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, आप पूरी दुनिया पे इन्फोर्स करना चाहते हैं, पूरी दुनिया पे। मुझे इत्तेफाकन अगले दिन इत्तेफाक हुआ, जो अखवानुल मुस्लिमीन है उनके जो हेड थे, तो उनके सैयद उनका नाम था, जो उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की इजिप्ट के अंदर, मुझे उनसे थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ उनके बारे में पढ़ने के लिए। वो उनकी फिलॉसफी ये थी कि वो कहते थे पूरी दुनिया को जिहाद के जरिए सबको मुसलमान कर दो। क्यों? वजह बस ये, मैं आपको यही तो कहता हूं, यही तो इश्यूज हैं कि आप कहते हैं कि दुनिया से लड़ाई है, जंग है, साइंस के साथ आपका दुश्मनी है, इंग्लिश के साथ दुश्मनी है, और आप कहते हैं कि हमारी जबान ही बोली जाए, हमारा फेथ ही हो सारा कुछ। आप कहीं भी मिडिल ग्राउंड पे आना नहीं चाहते, यही ज्यादती। और इसी वजह से पाकिस्तान में चीमा साहब जो 1947 में 21% थे यहाँ पे हिंदू बरादरी, आज 1%। दरअसल वैसे मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। ये जो स्टेटमेंट है ना आपका 21 का, ये बेसिकली अमित शाह ने इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कोट किया था, और मैंने इसका जो डाटा निकाला, और इसके ऊपर इंडिया टुडे की एक स्टोरी है जिसको मैंने प्रॉपर स्टडी किया। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो टोटल पॉपुलेशन जो थी वो 13% थी नॉन मुस्लिम की, दोनों में मिला के, ठीक है। उसमें से कुछ पाकिस्तान में थे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 7% भी थे, तार साहब सवाल ये पैदा होता है वो 7% भी क्यों नहीं रहे? अब अगर इसी पे अगर हम आ जाएं, क्योंकि ये बहुत सारा ये सवाल किया गया इंडिया के अंदर भी, जैसे आपने कहा 21% वाला, बहुत सारे लोग 21% को कोट कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, और ये इंटरनेट पे मीडिया पे आपको मिलेगा इस हवाले से। इसको अमित शाह ने इंडियन पार्लियामेंट में कोट किया था। लेकिन मैं आपसे इसी बात पे एग्री करता हूँ सेकंड पार्ट पे कि 21% की बजाय अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 7% थे, तो अब वो 1% क्यों रह गए हैं? ये भी एक सवाल है। हमने उनको वो मुकाम क्यों नहीं दिया, और उनको वो क्यों नहीं समझा कि ये जैसे हैं वैसे रहें? हमने ये क्यों महसूस किया कि नहीं, इनको जो है वो इनको फेथ से हटा दिया जाए, उनको फोर्स किया जाए? ऑब्वियसली ये भी एक क्वेश्चन है तार साहब, जिसको जारी बात है इस पर कोई बोलता नहीं है, बात नहीं करता, आप अनपॉपुलर हो जाएंगे, और पॉलिटिशियन तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो इस हवाले से ये चीज़ नहीं पॉलिटिशियन क्यों करते हैं? यहाँ पे लोग नए पाकिस्तान से आके जब उनको मौलाना रिजवी साहब के वोट सामने नजर आते हैं, वो फौरन रियासत मदीना पे चले जाते हैं, वो अय्या कनाब दुनैया अस्ताई शुरू कर देते हैं। हालांकि अपने बच्चे जो बगैर शादी के हुए उनको अबैंडन कर रखा है। मुझे अगले दिन पता चला कि मुर्शिद साहब ने आज तक अपनी लड़की उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उससे बात ही कभी नहीं की। ये किस तरह का इस्लामिक चीज है भाई? आपकी बच्ची है, DNA अप्रूव हुआ है, ना आप उनको खर्चा देते हैं, ना आप उससे बात करते हैं, आप उसके बाप ही नहीं। जब आप उसके साथ कुछ नहीं करते तो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे भैया? जो आपकी बच्ची है, आपकी DNA है, उसकी शक्ल मिलती है आपके साथ, हॉस्पिटलों ने प्रूव किया आपका DNA उसके साथ मिलता है। तो ये कौन सा इस्लाम है? लेकिन वो कहते नहीं जी इस्लाम चले।
यही वजह है। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट यही होगी चीमा साहब, दूसरों के रिलीजन को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने रिलीजन पे मास्टरी कर लें, पहले अपने रिलीजन को पहले पढ़ लें आप, कि आपके रिलीजन की खुद की फिलॉसफी क्या है। आपका सारा जोर रिचुअल पे है, आपको बिल्कुल नहीं पता। आप कभी सर्वे करके देखें किसी मस्जिद में नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती मुझे, लेकिन एक दूसरे को काफर काफर बड़े आसानी से कहना बहुत आसान है। लेकिन चीमा साहब यही ज्यादती है, और इसी वजह से मेरा ख्याल में ना सिर्फ पाकिस्तान 1.9 बिलियन मुसलमानों का यही मसला है। देखिए ना, इस वक्त तकरीबन 1500 से 2000 फलस्तीनी डेली बेस पे मर रहा है किसी मुसलमान दुनिया के किसी के माथे पे पालो नहीं। अरब लीग और ओआईसी इकट्ठे सेशन कर चुके हैं, बीजिंग जा चुके हैं, न्यू दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन कोई एक सिंगल रेजोल्यूशन पास नहीं करा सके। इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया क्या होगा, इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया क्या होगा। तो ये दिल हकीकत ट्रेजेडी यही है कि हम लोग नाराज हैं दुनिया से बगैर किसी वजह के। गलत बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, हम नाराज़ हैं बगैर किसी वजह से। और जैसे आपने कहा कि हम वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश जो चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो ही हम नहीं कर पा रहे। तो हम एक कैसे बेहतर मुआशरे जो है वो बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भारतीय शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से निकल रहे हैं ना, वहाँ पे भारतीय शिप्स को रोका जा रहा है। और ईरान जो रोक रहा है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है कि भाई साहब साफ बोल दिया है कि अगर भारतीय शिप्स को अगर रोका गया तो भाई अंजाम बुरा होगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है कि भाई हमारे शिप्स को ना रोका जाए। और जो क्या बोलते हैं, जो ऑयल टैंकर्स को, भारतीय शिप्स के ऑयल टैंकर्स को रोका जा रहा है, ये अस्वीकार्य है। अगर हमें मतलब कि इसमें अगर अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ा तो भारत पीछे नहीं हटेगा भाई। ये बहुत बड़ी चेतावनी है भारत की तरफ से, ठीक है भाई, ईरान को। क्योंकि भाई मतलब कि तुम वॉर कर रहे हो, तुमने पंगे लिए हैं ईरान और इजराइल से, ठीक है भाई साहब। और अब तुम पे अब जो अटैक्स हो रहे हैं उसके रिटेलिएट तुम भाई जीसीसी कंट्रीज़ पे कर रहे हो। जीसीसी कंट्रीज़ जो कि भाई पूरी दुनिया में ऑयल प्रोवाइड करती है, पूरी की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली पड़ी है तुम्हारी वजह से। और तुम कह रहे हो कि भाई या तो हमारी मदद करने आओ या तो फिर हम तुम्हारे जहाज़ रोकेंगे। भाई ऐसे कैसे रोक लेगा जहाज़? भारत के जहाज़ कैसे रोक लेगा भाई? मतलब कि भारत को कोई लेना देना नहीं है इस जंग से, लेकिन भारत के जहाज़ों को रोकोगे तुम? भाई साहब अगर रोक लोगे, तुम क्या सोच रहे हो कि भाई साहब भारत क्या कोई जीसीसी कंट्री है? भारत का सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, यूएई है। भारत है भाई। भारत के पास भाई साहब बहुत बड़ी सेना है, ठीक है भाई साहब। भारत के पास बहुत बड़ी आर्मी है, भारत के पास बहुत बड़ी नेवी है, ठीक है भाई। भारत को हल्के में लेने की ज़रूरत ना करे, ठीक है भाई साहब। नहीं तो अगर भारत इस जंग में कूदा ना तो भाई साहब ईरान का तो भाई साहब पता चल जाएगा फिर भारत की शक्ति क्या है, ठीक है भाई साहब। ईरान जो पंगे ले रहा है ना फालतू में, बेफालतू में पंगे लिए जा रहा है। जीसीसी कंट्रीज़ भाई साहब हेड्स ऑफ है जीसीसी कंट्रीज़ पे, जो कि भाई साहब इन पर रिटेलिएट नहीं कर रही है ईरान पर, ठीक है भाई साहब। अगर रिटेलिएट करने आने को हो जाए ना, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ईरान, क्या बोलते हैं, बहरीन और यूएई और कतर, ठीक है भाई साहब, अगर ये रिटेलिएट करने पे आ जाए ना तो वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकता है। लेकिन भाई साहब मतलब कि ये जो जीसीसी कंट्रीज़ भी इंसानियत के रूप में मतलब कि देख रही हैं कि भाई साहब कितनी दुनिया को कितना खतरा हो सकता है, इन पर खुद पे कितना बोझ पड़ सकता है। तो भाई इस वजह से नहीं कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो ईरान अपने आप को ज़्यादा शाना ना समझे कि भाई भारत के शिप्स को रोक लेगा और मतलब कि वो दुनिया के शिप्स को रोक लेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद कर देगा। नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इनके बाप का थोड़ी है जो भाई साहब ये रोक के बैठे पड़े हैं। ये तो भाई साहब पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए है भाई। पूरी दुनिया में ऑयल प्रोवाइड करने के लिए ये मतलब रोड बनाया गया है। तो भाई मतलब कि ऐसे कैसे रोक लेगा भाई ईरान? मतलब ये खत्ते का चौधरी बन रहा है। मतलब मेरे को तो लग रहा है सही ठुकाई हो रही है भाई ईरान की। ईरान जो मतलब कि पंगे ले रहा था ना अमेरिका से, इसराइल को तो खुली चेतावनी देता था कि हम एक बार बस परमाणु हथियार बना ले। बनाओ ना, बनाओ। जब क्या बोलते हैं, जब स्ट्राइक कर दिया ना भाई इसराइल ने, ठीक है भाई। और अमेरिका का देखो, अमेरिका कह रहा है कि भाई 5 दिन का हमने युद्ध विराम कर दिया, लेकिन भाई से इसराइल तो ठोके जा रहा है उनको। इसराइल तो ठोक रहा है, वो तो नहीं रुक रहा। तो तुम भाई किस बात को, भाई तुम सुपर पावर हो और तुम किस बात की बात करते हो कि भाई हम सुपर पावर है? क्या किस बात के सुपर पावर है यार? तुम मतलब कि झूठी खबरें फैला रहे हो भाई साहब। मतलब कि ईरान एक तरफ ईरान कह रहा है कि हमारे साथ कोई बात नहीं हुई है, और एक दूसरी तरफ कह रहा है अमेरिका कि भाई साहब हमने तो बात कर ली है, अमेरिका के बहुत बड़े लीडर से बात कर ली है। और फिर उसको लीडर का नाम पूछा जाता तो कहता है कि वो सुप्रीम लीडर तो है ही नहीं, और सुप्रीम लीडर तो है ही नहीं। मतलब सुप्रीम लीडर से बात करेगा ना, वो कह रहा है कि भाई मैंने किसी पार्लियामेंट के किसी पुराने बंदर से बात कर लिया। अरे भाई साहब मतलब कि उससे पूछा जा रहा था उसका नाम बता दो, तो कह रहा है कि भाई उसकी सिक्योरिटी का खतरा है। भाई साहब मतलब कि इतना पागल बना रहा है ना अमेरिका भाई साहब, मतलब कि इतनी झूठी खबरें फैला रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा यार। मतलब कि ईरान कुछ बात कर रहा है, अमेरिका कुछ बात कर रहा है, यार कम से कम सही खबरों तो पहुंचाओ। क्योंकि भाई साहब इस जंग का खर्चा जो है भाई साहब दुनिया की जेब से निकाला जा रहा है, आम आदमी की जेब से निकाला जा रहा है भाई साहब। आम आदमी पिस रहा है। तो भाई साहब बड़े लोग तो जंग कर लेते हैं, लेकिन भाई साहब आम आदमी पिस रहा है। चलो मान लिया इसराइल की तो भाई मजबूरी थी, इसराइल को तो भाई डायरेक्ट थ्रेट था
डायरेक्ट थ्रेट था भाई उसको तो भाई, क्योंकि भाई साहब अगर परमाणु हथियार बना लेता ईरान तो भाई साहब सबसे पहला हमला तो भाई साहब इसराइल पे ही होता। तो भाई इसराइल तो अपनी सिक्योरिटी देगा ना। इसराइल के तो दो टारगेट है, एक ईरान और एक पाकिस्तान। पहले ईरान की रिजीम चेंज करनी है, उसके बाद फिर पाकिस्तान की रिजीम चेंज करनी है इसराइल को। तो भाई तो अमेरिका ने अगर साथ दिया है भाई साहब, अगर इस जंग में कूदा है अमेरिका, साथ दे रहा है इसराइल का, तो भाई साहब पीछे हटने का क्या मतलब बनता है भाई साहब। अब तुम्हें रिजीम चेंज ही करनी है ना यार। अगर रिजीम चेंज ही करनी है तो भाई चेंज करके हटो ना यार। तो मतलब कि भाई सब ये दोगले की खेल क्यों खेल रहे हो। कभी कोई खबर देते हो, कभी कोई खबर देते हो। अब नया क्या हुआ है, पाकिस्तान क्या करा है अमेरिका, ट्रंप ने भाई साहब, ट्रंप बाबा ने अब क्या करा है। ट्रंप ने कहा है कि भाई साहब पाकिस्तान क्या बोलते हैं टॉक्स करवाएगा इसराइल, ईरान और अमेरिका की भाई साहब। मतलब कि भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड जो होता है ना भाई साहब, ये करा गया है भाई साहब पूरी दुनिया के साथ में। मतलब कि भाई ये जंग रुकवाएगा पाकिस्तान रुकवाएगा भाई साहब। मतलब ये कौन सा नशा फूक रहे हैं भाई साहब, समझ नहीं आता कि भाई साहब पाकिस्तान अब ये नौबत आ गई भाई सुपर पावर अमेरिका जो कि सुपर पावर है, उसको ये नौबत आ गई कि भाई साहब वो पाकिस्तान के कदमों में बैठ के भाई साहब मतलब ये जंग रुकवाई जाएगी भाई साहब। पाकिस्तान रुकवाएगा, पाकिस्तान टॉक्स करवाएगा। मतलब कि जो भाई साहब जहाँ से इनको ठुकाई हो रही है पाकिस्तानियों को, मतलब कि भाई अफगानिस्तान से ठुकाई हो रही है, फिर भारत ठोक के जा रहा है इनको भाई साहब। हर जगह से थ्रेट है, ये दुनिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बल्कि जब मतलब कि जब सुरक्षा की बात आ रही है कि भाई साहब ये क्या बोलते हैं डिफेंस डील जो करी थी सऊदी अरब के साथ में, क्या बोलते हैं अब उसकी मदद करने तक नहीं जा रही है। ऐसे पाकिस्तान से मतलब कि ये बात मतलब कि टॉक्स करवाई जाएगी। मतलब सबसे बड़ा फ्रॉड जो कराया ना भाई ट्रंप ने, मतलब कि भाई मतलब रीट्वीट कर रहा है भाई साहब पाकिस्तान शहबाज शरीफ के पीएम शहबाज शरीफ के मतलब कि ट्वीट को रीट्वीट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये देखो कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है भाई साहब पूरी दुनिया के साथ में भाई साहब। मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब कि हो क्या रहा है पूरी दुनिया में। मतलब कि भाई साहब ट्रंप करना क्या चाहता है भाई। अब तुमने अगर जंग कर ही ली है तो भाई साहब उसको ख़त्म करो ना यार। मतलब कि तुम यार 5 दिन का रोक लगवा दिया, फिर उसके बाद भाई साहब तुम मतलब कि तुम्हारी आर्मी जो है, नेवी जो है अटैक कर रही है ईरान पे, ठीक है भाई साहब। मतलब कि सीज़ फायर करने के बाद भी अटैक हो रहे हैं, इसराइल भी अटैक करा। तो भाई साहब मतलब कि भाई मतलब कि अमेरिकन जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट है ना डोनाल्ड ट्रंप, उसकी बात की क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई है भाई अब। मतलब कि उसकी बात को आप कोई मानने वाला नहीं है। मतलब कि अगर उसने बात कर दी तो कोई भी बड़ा न्यूज़ आर्टिकल उसको छापेगा नहीं। मतलब कि बिना कुछ ऑथेंटिक सोर्स के भाई उसको छापेगा नहीं कि भाई साहब ये कुछ भी बोलता है भाई साहब, कुछ भी नहीं निकलता उस बात का नतीजा, ठीक है भाई। मतलब कि भाई मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट की एक वो होती है धाक होती है भाई साहब, एक रुतबा होता है भाई साहब। मतलब कि वो सारा रुतबा ना भाई साहब वो चबा के फेंक चुका है भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि भाई सुबह क्या बात करता है, दोपहर में क्या बात करता है, और रात को सब कुछ भूल जाता है, भूल के सो जाता है, फिर दोबारा से सुबह उठता है, फिर उसके बाद फिर से एक और भंड मारता है भाई साहब। मतलब कि भाई समझ ही नहीं आ रहा अमेरिका भाई करना क्या चाहता है, ठीक है भाई साहब। अगर यार तुम्हें वॉर करनी तो ढंग से ही करते भाई। मतलब कि तुम कभी कह रहे 5 दिन का सीज़ फायर कर दिया कि भाई अब ये हो जाएगा, अब भाई पाकिस्तान हमारी सीज़ फायर करवाएगा, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तान पे तो भरोसा कर रहा है ना अमेरिका भाई साहब, समझ ही नहीं आता। मतलब कि भाई साहब ये शहबाज शरीफ आसिम मुनीर ने क्या घोल के पिला दिया इसको भाई साहब ट्रंप को भाई साहब, उसके बॉल खाया जा रहा है। लेकिन भाई साहब क्या बोलते हैं अमेरिका का तो पता ही है, अमेरिका तो दोगला ही है भाई साहब। मतलब कि भाई अभी क्या बोलते हैं पाकिस्तान को गोद में खिला रहा है, ठीक है भाई साहब। उसके बाद भाई साहब ऐसी लात मारेगा पाकिस्तान को, फिर दूर जा गिरेगा। क्योंकि भाई साहब अभी जो क्या बोलते हैं तुलसी गबार्ड जो है नेशनल इंटेलिजेंस चीफ है जो अमेरिका की, भाई साहब उसने क्या बोला है भाई साहब, जो क्या बोलते हैं पाकिस्तान की जो क्या बोलते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल है ना, वो भाई साहब अमेरिका तक पहुंच सकती है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो भाई साहब इसी कैसा इशारा है कि मतलब कि जैसे ईरान में तुमने हमला किया है वैसे ही पाकिस्तान में भी हमला किया जाएगा भाई साहब। उनके परमाणु हथियार छीने जाएंगे इसराइल और अमेरिका मिलकर। तो भाई साहब एक तरफ तुम ये इशारा कर रहे हो, ऊपर से फिर तुम दूसरी तरफ कह रहे हो कि भाई क्या बोलते हैं पाकिस्तान हमारे साथ में मिलकर भाई साहब बातचीत करवाएगा, ठीक है भाई साहब। वॉर रुकवाएगा, मतलब कि वॉर रुकवाएगा पाकिस्तान। तो मतलब ये कितना बड़ा फ्रॉड है पूरी दुनिया के लिए भाई साहब कि मतलब कि पाकिस्तान वॉर रुकवाने की हालत में है, वॉर रुकवा सकता है, वो बात करवा सकते हैं। ये तो खुद नहीं बात कर सकते आपस में भाई साहब, ये खुद अपने मुल्क को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है भाई साहब। ये दुनिया भर से भीख मांगने वाले लोग हैं भाई साहब, भीख मांगते हैं पूरी दुनिया से। ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा इन्होंने कि भाई साहब जिससे पैसे ना मांगे हो, ठीक है भाई साहब। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा इन्होंने जिससे पैसे ना मांगे हो, ठीक है भाई साहब। वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है भाई साहब, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अमेरिका तो भाई साहब मतलब इनका घर का ही है ना। मतलब उसके तो जब चाहिए पैसे लेते हैं भाई साहब कुछ ना कुछ। भाई साहब पाकिस्तानी में भी भाई साहब इंटेलिजेंट लोग हैं, किस लिए कैसे लोग हैं भाई साहब भीख मांगने में। सच बता रहा हूँ वो इतने अच्छे तरीके से भीख मांगते हैं ना, इतने अच्छे तरीके से अमेरिका को भी उल्लू बना देते हैं ना भाई साहब। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, ठीक है भाई साहब, कुछ सालों पुराना। भाई साहब पाकिस्तान ने 33 बिलियन खाए हैं, पाकिस्तान ने 33 बिलियन खाए हैं अमेरिका के,
ठीक है भाई साहब, और हमें कुछ दिया भी नहीं। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है भाई साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप अभी पाकिस्तान को गोद में बैठा के खिला रहा है ना भाई साहब, यही कहना है भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप का कि 33 बिलियन खा गया पाकिस्तान और भाई साहब हमें कुछ मिला भी नहीं, फूल बनाया पाकिस्तान ने। ये भाई साहब कहना है, आप चाहे तो गूगल करके देख लो। ठीक है भाई साहब, ये आपको पूरा ट्वीट का पूरे के पूरा विश्लेषण मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई मतलब कि एक तरफ तो भाई अमेरिका पाकिस्तान से कह रहा है कि भाई साहब तुम टॉक्स करवाओ, तुम भाई साहब तुम टॉक्स कराने वाले हो, तुम महान बंदे हो भाई साहब। मतलब इतनी तारीफ़ करता है ना डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब, किसी का सर फट जाए भाई साहब। मतलब कि भाई इतनी तारीफ़ मत कर भाई साहब। मतलब कि अभी इंटरव्यू में बोल रहा था डोनाल्ड ट्रंप कि भाई ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वह तो ग्रेट लीडर, ये लीडर वो बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान है, ये है वो। उसी रिस्पेक्टफुल इंसान पर तुम भाई साहब हमला कर रहे हो भाई साहब, मिसाइल मार रहे हो भाई साहब। मतलब कि भाई समझ ही नहीं आता, मतलब कि कौन इनको लिख कर पढ़ कर देता है भाई साहब। मतलब कि भाई तुम ये बोलो भाई साहब, सच बता रहा हूँ भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप पे तो भरोसा करा ही नहीं जा सकता भाई। को किसी भी देश पे भरोसा किया जा सकता है, इवन पाकिस्तान पे भी एक चलो मान लिया कि चलो कर लिया भरोसा, लेकिन भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप पे तो भाई साहब कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। ठीक है भाई साहब, कोई भरोसा नहीं कर सकता भाई। मतलब कि ऐसी धाक जमा दी है ना उसने, ऐसा रुतबा बना लिया भाई डोनाल्ड ट्रंप ने तो भाई। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।